Hello everyone, welcome to NCERT series of biomolecules. So लास्ट टू क्लासेस में हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करी थी, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. हमको एंजाइम से स्टार्ट करना था. सो लेट्स स्टार्ट विथ एंजाइम्स. Almost all enzymes are proteins. There are some nucleic acids that behave like enzymes. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे enzymes proteins होते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि सारे enzymes proteins नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स. दीज आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स. कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स. ठीक है, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाई ए लाइन डायग्राम. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन. जैसे कि हमने प्रोटीन का ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, तो एंजाइम का भी इस तरह से आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंजाइम का, क्योंकि एज ए प्रोटीन ही होता है ज़्यादातर एंजाइम सारे. ठीक है, तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना कि एन टर्मिनल, सी टर्मिनल और सारे अमीनो एसिड्स लाइन से लगे हुए हैं. ठीक है, तो उसके तरह आप एंजाइम का स्ट्रक्चर सोच सकते हैं. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर. एंजाइम का भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने प्रोटीन्स में किया था. प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. और टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो एंजाइम का भी सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है. व्हेन यू लुक एट अ टर्शरी स्ट्रक्चर, फिगर 9.3D. ठीक है, you will notice at the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made. ये D की बात कर रहे हैं. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आप देखिए और टर्शरी स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे हेलिसेस हैं, बीच में चेन क्रिस क्रॉसेस लिखा है ना, क्रिस क्रॉस कर रही हैं चेन्स. तो यहाँ पे बहुत सारे क्रेविसेस. क्रेविसेस मीन्स ये जो ये आ रहा है ना, ये बीच बीच में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रेविसेस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं. बोल रहे हैं पॉकेट टाइप का जो है ना, क्रेविसेस एंड क्रिस क्रॉस कर रही हैं शीट्स आपस में. ठीक है, जो चेन है, प्रोटीन चेन है, वो आपस में ऐसे ऐसे हो रही है, क्रिस क्रॉस कर रही है और क्रेविसेस फॉर्म हो रहे हैं या पॉकेट्स फॉर्म हो रहे हैं. वन सच पॉकेट इज़ द एक्टिव साइट. सो ऐसी एक पॉकेट को बोलते हैं एक्टिव साइट एंजाइम में. ठीक है, अब हम लोग एंजाइम का कॉन्टेक्स्ट लेके चलेंगे. एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ अ क्रेविस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स. एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम का क्या होता है? कोई क्रेविस या पॉकेट होता है जिसमें कि सबस्ट्रेट फिट हो जाता है. तो इसको आप इस तरह का एक मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, कोई एंजाइम है, क्रेविस एक तरह से ये है जो पॉकेट टाइप का आप देख रहे हैं. ठीक है, ये होती है एक्टिव साइट एक एंजाइम की. तो सबस्ट्रेट इसमें आके जुड़ के क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इस तरह ये इसमें ऐड हो जाएगा, जो भी है सबस्ट्रेट है उसमें ज्वाइन हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो यही बात लिखी कि एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट ऐड होता है, फिट करता है. 10 एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शंस एट अ हाई रेट. सो एक्टिव साइट में ऐड होने के बाद वो रिएक्शन की कैटालिसिस में रोल प्ले करते हैं और उसकी किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं एंजाइम. ठीक है, एंजाइम का यही मेन रोल होता है कि टू स्पीड अप द रिएक्शन. आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा बेसिक. एंजाइम कैटालिस्ट्स differ from inorganic catalyst in many ways, but one major difference needs mention. क्या डिफरेंस है एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में काम करते हैं. वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर्स. बट एंजाइम्स जो है हाई टेम्परेचर में काम नहीं करते हैं. एंजाइम्स जो है डैमेज हो जाते हैं, अगर इनको हाई टेम्परेचर देंगे तो डैमेज हो जाएंगे. ठीक है, एंजाइम्स से अबव 40 डिग्री सेल्सियस. और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दोनों में काम करते हैं. ठीक है, हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, एग्जाम्पल हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को आइसोलेट करें जो खुद ही हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स या सल्फर स्प्रिंग्स में,
तो वो स्टेबल रहेगा। तो ये एक तरह से एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे कि सारे एंजाइम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएंगे। ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिज्म से निकाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जो कि हाई टेम्परेचर्स में रहते ही हैं ऑलरेडी, तो उनका तो से स्टेबल रहता है और अपनी कैटालिटिक पावर भी उनकी रिटेन रहती है उनका। और उसका क्या टेम्परेचर होता है, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। सो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे एंजाइम्स जो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं हाई टेम्परेचर में, उनको बोलते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो काम करेंगे, उनसे एंजाइम्स जो निकालेंगे हाई टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, कैसे एंजाइम्स काम करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें केमिकल कंपाउंड्स ऐड होके दो टाइप के चेंज होते हैं किसी भी रिएक्शन में। अ फिजिकल चेंज बोल सकते हैं या फिर एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, अ फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि चेंज हो गया शेप का और कोई भी बॉन्ड उसमें टूटेगा नहीं, तो इसको बोल देंगे फिजिकल प्रोसेस। ये किसी भी कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या होगा, अनदर फिजिकल इज अ चेंज इन स्टेट। उसका चेंज हो गया स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि आइस मेल्ट हो गया वाटर में या वाटर बन गया वाटर वेपर, तो ये हो गया फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस क्या हुआ, शेप चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called as a chemical reaction. तो ये केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। जब बॉन्ड फॉर्म होएगा, बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड बनेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल अब दिया है यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये बेरियम सल्फेट के साथ वाटर निकल गया, BaOH2 + H2SO4, एक जनरल एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। जब आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, वो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब रेट के बारे में बात हो रही है कि किसी भी रेट का फिजिकल या केमिकल प्रोसेस क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट मीन्स कि डैश डिवाइड करना है प्रोडक्ट को, टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट मिल जाएगा, ठीक है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब रेट को बोल सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी, द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन मेंशन है तो उसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। रेट हम लोग का किसी भी रिएक्शन का रेट, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का रेट टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है हमेशा। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। जनरल रूल ये है कि रेट या तो डबल होगा या हाफ हो जाएगा अगर हर 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो, ठीक है। कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वंस। कैटालाइज्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें कि इंजाइम पार्ट ले रहा है, ठीक है। कैटालाइज मतलब कि इंजाइम्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा एंजाइम्स का काम ही यही होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट कंप्लीट कराना। व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. अब दो रिएक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है और यह है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। अगर इसी रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं एंजाइम यूज़ करते हैं तो ये टाइम बहुत लगेगा इस रिएक्शन में। This reaction is very slow with about 200 molecules of H2CO3 that is carbonic acid. H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। क्या बोल रहे हैं, अगर एंजाइम नहीं देंगे तो 1 घंटे में 1 आवर में कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बनेंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम नहीं देते हैं तो 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बन रहा है
बट अगर हम एंजाइम दे देते हैं तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है एवरी सेकेंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स से आप समझ सकते हैं कि किसी भी एंजाइम का रोल क्या होता है किसी भी रिएक्शन में। द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल इंडीड। There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called as a metabolic pathway. अब ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत टाइप के एंजाइम्स होते हैं और बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और हर एक स्टेप के अलग अलग एंजाइम होते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा पाथवे है। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, अगर आप क्लास 12th में हैं या 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं तो आपने ग्लाइकोलिसिस अगर पढ़ा है तो आपको पता है ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बता दें कि ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता है, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions। तो ये 10 enzyme catalyzed 10 reactions का स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, उसमें ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मिलता है 2 molecules of pyruvic acid। ठीक है, when you study respiration in chapter 12 you will study these reactions। at this stage you should know that this is very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions give rise to a variety of metabolic end products। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस में हमको बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। अब बोल रहे हैं इन अवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशंस। स्केलेटल मसल में और एनारोबिक कंडीशंस मतलब कि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड मिलता है। कब लैक्टिक एसिड मिलता है? जब ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है। और ये कहाँ पे हो रहा है? स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैक्टिक एसिड मिलता है। फिर अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इस फॉर्म में। नॉर्मल एरोबिक कंडीशन की बात हो रही, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एरोबिक कंडीशंस में ये हो रहा है। इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अब यही प्रोसेस यीस्ट की बात करें, अगर यीस्ट की बात करें तब ग्लूकोज क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बना रहा है, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। मैं फिर से बता देती हूँ, ग्लाइकोलिसिस है, एक रेस्पिरेशन का पाथवे है, 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें एंजाइम्स की बात करी है पहले कि बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं 10 स्टेप्स में। ठीक है, तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है और स्केलेटल मसल्स की बात हो रही तो लैक्टिक एसिड मिलता है हमको। ठीक है, और यीस्ट में अगर यही प्रोसेस हो रहा है तो हमको ग्लूकोज से इथेनॉल मिलता है। बस इतना बोला गया इसमें। ठीक है, नाउ कमिंग टू हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्सेशंस। अभी एंजाइम इस तरह का काम कैसे करते हैं, कैसे स्पीड बढ़ा देते हैं, वो समझेंगे इस वाले टॉपिक में। उससे पहले मैं थोड़ा सा, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी सो दैट आपको थोड़ा ईजी हो जाए थ्योरी। ये देखिए एंजाइम कैसे काम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट होता है, और ये जब ऐड हो जाता है तब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है एक चीज़ और देखते हैं। एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, फिर यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये ऐड हो गया, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे क्या लिखा है? सबस्ट्रेट एंटर्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये ऐड हो गया, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट भी तो बनेगा ना किसी भी। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ, E+S ये जो ये है, इसी को ही मैंने डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। अब ये बन गया ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ES के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो EP बनेगा, E और प्रोडक्ट। ठीक है, जब प्रोडक्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, तब एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उसी को मैंने डायग्रामेटिकली बताया है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द एंजाइम, तभी यहाँ से बॉन्ड्स टूटेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, EP में, उसके बाद ये लोग सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन का दिखा है कि प्रोडक्ट देखिए अलग अलग हो गए, और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। ठीक है,
इतना समझ में आया। E प्लस एस एंजाइम ऐड हुआ, ES कॉम्प्लेक्स एक बनता है। ये एक ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी फेज होता है, ठीक है। ये एक ट्रांजिएंट होता है, परमानेंट कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। जब इन दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक होएंगे तो EP बनेगा, EP इज एंजाइम एंड प्रोडक्ट, और थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाएंगे। सिंपल है ये, ठीक है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल में और समझते हैं। To understand this, we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. कोई भी chemical या metabolic conversion हो रहा है उसको reaction बोलते हैं। The chemical which is converted into a product is called as a substrate. ये substrate होता है ना, जो भी chemical को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। Hence enzymes, that is proteins with three-dimensional structures including an active site, convert a substrate into product. Symbolically this can be depicted as, सिंपल ही बता रहे हैं कि सबस्ट्रेट जो है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। सबस्ट्रेट हो जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम की एक्टिव साइट में ऐड होके। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, ठीक है। तो ये चीज़ बोलिए कि एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है, जो क्लेफ्ट है, ये पॉकेट है, यहाँ पे ऐड होके ऐड हो जाता है। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। देर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फेनोमेनन। यही वाला मैंने बोला, जो ES कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक ट्रांजिएंट फेनोमेनन होता है, मतलब कि टेम्परेरी होता है, ठीक है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called as transition state structure is formed. यही वाली बात बोल रहे हैं ये कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम से कनेक्टेड होगा तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कम्प्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। ये चीज़ ही इसमें समझाई है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड बने, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड बने, यहाँ पे बॉन्ड टूटे, फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। क्या बोल रहा है? वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग कंप्लीट हो गए तो प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड है, यहाँ से प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए, ठीक है। इन अदर वर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट्स गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ द जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये सबस्ट्रेट है, मेन काम यही है इसका, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाना, ठीक है, वो हो गया। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। देयर कुड बी मैनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। तो ये इसी की बात कर रहे हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सारे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं अलग अलग between the stable substrate and the product. Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. तो ये और ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल, ES भी अनस्टेबल है और EP भी अनस्टेबल है, ठीक है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। तो उससे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी किसके ऊपर से रिलेटेड होता है, एनर्जी स्टेटस किसी भी मॉलिक्यूल से, ठीक है, या स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। Hence, when we look at this pictorially through a graph, it looks like something in the figure. तो अब ये देख सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत डायग्राम। सबस्ट्रेट है कोई भी, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी दी है y एक्सेस पे और ये है x एक्सेस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, ठीक है। अब देखिए किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे देखिए ये वाला ग्राफ जो ऊपर वाला है ना, किसी भी लिविंग सेल में इतनी एनर्जी बहुत मुश्किल होता है देना। और यहाँ पे बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, उसको बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एंजाइम दिया, यहाँ पे ये हो रहा है एंजाइम के बिना चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो उसको लोअर डाउन करने के लिए हमने एंजाइम दिया। तो ये देखिए थोड़ा सा कम एनर्जी लग रही है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस होता है एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, बीच में इसे हाफ कर दिया है और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो अब ये देख सकते हैं, the y-axis represents the potential energy content, the x-axis represents the progression of the structural transformation or states through the transition state। किस तरह से रिएक्शन एक प्रोसीड करी, x-axis में वो दिया है, ठीक है, और y-axis में पोटेंशियल एनर्जी दी है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन S एंड P।
दोनों के एनर्जी लेवल्स में देखिए कितना डिफरेंस है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। अब बोल रहा है पी इज एट अ लोअर लेवल देन एस, अगर पी उससे लोअर लेवल पे है सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होगी अगर प्रोडक्ट उससे लोअर लेवल पे है, ठीक है। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, कोई भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, exothermic reaction क्या होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। द एस हैज़ टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। किसी भी टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बट फिर भी एक ये ट्रांजिशन स्टेट हमेशा रहेगा, ठीक है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है जो डिफरेंस है, ठीक है। Enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easy. सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने को, प्रोसेस को ईजी करने का काम होता है एंजाइम्स का, और एंजाइम्स का क्या काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में कि एक्टिवेशन एंजाइम्स का क्या रोल होता है, लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी या इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमेशा बोलेंगे लोअर की। देखिए सेकेंड वाला ग्राफ एंजाइम के साथ कम हो रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये वाला बड़ा वाला एरो और यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये देखिए इसको हम लोग फिर से समझते हैं, ऐसे ही मैंने तो ऐसे बता दिया है। नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, ईच एंजाइम हैज़ अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है बाइंडिंग साइट में ऐड होएगा और जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये वाला जो प्रोसेस होता है ईएस, मैंने बोला कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। एंड एसोसिएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट्स एंड द अनएक्सचेंज एंजाइम विथ एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो फिर ये बन गया, फिर उसके बाद ईपी बन गया। फॉर्मेशन ऑफ द ईएस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, ई प्लस एस, ईएस, ईपी, ईपी अलग अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स देखते हैं। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट में। फिर क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि एंजाइम का जो है शेप ऑल्टर हो जाता है, उसकी वजह से सबस्ट्रेट से और ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाता है, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जो होता है नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स, क्या होता है जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वो होता है जब सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ये वाला ईपी वाला, ठीक है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एक बार यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे बॉन्ड बना तो ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ये क्या बोल रहा है कि उसके बाद जब प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे तो एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम दूसरे किसी भी जाके किसी भी रिएक्शन में ऐड हो के उसका स्पीड बढ़ाएगा, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा, बस इतना बोला है, ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट बिलो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को चेंज करते हैं। तो क्या है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशंस विच कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं जो एंजाइम की अफेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो है चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करते हैं। टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी को, ठीक है। टेम्परेचर एंड पीएच से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज
ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, नैरो रेंज टेम्परेचर एंड पीएच का चाहिए होता है। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं पीएच का और टेम्परेचर का, ठीक है। इस साइड दी है एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सेस पे और यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस पे है ये पीएच, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये एक्स एक्सेस पे, दोनों डायग्राम्स का सेम है कर्व और उसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। और ये बोल रहा है कि हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी होती है ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ऑप्टिमम ये लेवल है, ठीक है, इसका भी ऑप्टिमम ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाईएस्ट है ना इन दोनों में, तो यहाँ पे यही तो बोला है। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हो गया ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे हो गई हाईएस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इस पॉइंट पे हाईएस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर अब यहाँ से देखिए पीएच कम करते जाएंगे, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 ऐसे है ना, मान लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो मान लीजिए इसको कम करते जाएंगे तो यहाँ पे भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये भी कम होता जाएगा ना। जैसे जैसे ये कम होएगा वैसे वैसे आपका ग्राफ भी कम होता जाएगा। ऐसे कम करेंगे तो ये भी कम होता जाएगा ना, ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे ये भी यहाँ से कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी, और पीएच अगर बढ़ाएंगे भी तो भी सेम लेवल पे ही है ना, अगर कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम ही होएगी, ठीक है। अगर चाहे कम कर दें या ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच से कम करें या ज़्यादा करें तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगी, ठीक है। एक्टिविटी डिक्लाइंस both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. क्या बोल रहे हैं कि लो टेम्परेचर अगर आप देते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है कि एंजाइम की जो है टेम्परेली इनएक्टिव हो जाता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, बट डेड नहीं है, इनएक्टिव है, ठीक है। अगर उसको फिर से अगर चेंज कर देंगे, टेम्परेचर को ऑप्टिमम कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में डेड हो जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है तो हाई टेम्परेचर प्रोटीन ले ही नहीं पाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में डेड हो जाएगा प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर एंड पीएच का, तो इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में। यहाँ पे देखिए ये वाला ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद द, ये दिया हुआ है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक्स एक्सेस पे और ये वाई एक्सेस पे दिया है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। और यहाँ पे एक कांस्टेंट की बात हुई है Km, उसको बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं। With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाया वैसे वैसे एंजाइम की वेलोसिटी, रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही। ज़्यादा ज़्यादा सबस्ट्रेट देंगे, ज़्यादा ज़्यादा एंजाइम जोड़ेंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। फिर क्या बोलते हैं, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज़ नॉट एक्सीटेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, वी मैक्स आएगा, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जब सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से ज्वाइन हो जाएंगे, एंजाइम ही नहीं बचे तो क्या ही ऐड होएगा। कभी तो ऐसा चांस आएगा ना जब एंजाइम और सबस्ट्रेट सेम हो जाएंगे और वो ज्वाइन हो जाएंगे तो वो स्पीड एक जगह पे रुक जाएगी, उसको बोला है वी मैक्स। क्या बोला है, रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ नॉट एक्सीटेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट खत्म, एंजाइम भी खत्म, जुड़ गया, काम खत्म और स्पीड भी एक वी मैक्स पे पहुंच गई, ठीक है, मैक्सिमम पे। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर दैन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। एंजाइम मॉलिक्यूल्स कम है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। यही बोल रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पे बचेंगे नहीं एंजाइम ज्वाइन होने के लिए, सबसे ज्वाइन हो चुके, तो एक टाइम पे ऐसे आएगा जब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, ये वाला जो दिया है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया वी मैक्स। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। अब क्या है कि
एक्टिविटी एंजाइम की किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि बहुत टाइप के केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं, उसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो पहले एक बार इसको मैं बता देती हूँ। एक यहाँ पे कांस्टेंट है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, इसके बारे में। ये एक ऐसा पॉइंट है सबस्ट्रेट का जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हाफ हो गई है, ठीक है। ये देखिए Vmax/2 है ना, और यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है सबस्ट्रेट का जहाँ पे वेलोसिटी हाफ हो गई है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, और ये एक ऐसा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। Km क्या है? Km डिनोट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेयर वेलोसिटी इज़ Vmax/2 हाफ, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट में कुछ ऐड हो जाता है ऐसा जो एंजाइम के साथ कॉम्पीट करता है, उसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड एज द इनहिबिटर। तो कभी कभी क्या होता है कि सबस्ट्रेट की जगह पे आके एंजाइम के साथ क्या लग जाता है, कोई इनहिबिटर, कोई केमिकल लग जाता है जो कि सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं इनहिबिशन। इसको मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में पहले बता देती हूँ, फिर पढ़ते हैं। देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एंजाइम के एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट ऐड हो गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपना निकल गए, ये है ES कॉम्प्लेक्स, और फिर प्रोडक्ट्स अपना निकल गए। नॉर्मल रिएक्शन में ऐसा होता है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखिए क्या हो रहा है, कोई भी एंजाइम है, यहाँ पे किसको ऐड होना चाहिए था, सबस्ट्रेट को, बट ये क्या है, पर्पल वाला, ये एक इनहिबिटर है। दोनों सेम लग रहे हैं ना देखने में, एंजाइम को तो कुछ पता नहीं है, सेम लग रहा तो वह बस बाइंड हो गया, बट ये रिएक्शन चलेगी नहीं। तो ये हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर जो है कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ कि मैं जुड़ जाऊँ यहाँ पे जाके, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी और इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर ये केमिकल होता है जो कॉम्पीट करता है एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज़ नोन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर किसकी तरह लगता है, सबस्ट्रेट की तरह, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी इसका सिमिलर लगता है। इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एक्टिविटी सबस्ट्रेट बाइंडिंग ब्लॉक हो गई तो एक्टिविटी एंजाइम की ख़त्म, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। उसकी सिमिलैरिटी होती है, जो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी होती है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की, उसकी वजह से वो उसकी जगह पे ऐड हो जाता है, कॉम्पीट करता है कि मैं ऐड हो जाऊँ वहाँ जाके। कंसिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है इसकी वजह से। Example, inhibition of succinate dehydrogenase by malonate which closely resembles the substrate succinate in structure। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा गया। एंजाइम का नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इनहिबिटर का नाम है मेलोनेट। इसमें इनहिबिटर का नाम है मेलोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सबस्ट्रेट का नाम है सक्सिनेट। तो इन दोनों की वजह से, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर की वजह से जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सेनेट इन स्ट्रक्चर। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का कब यूज़ होता है, बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने में, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है। एक बार फिर से रीड करेंगे आप, तब आपको अपने आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी डाउट्स काइंडली कमेंट बिलो। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिए हैं 6 classes हैं एंजाइम्स के। thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज। ये क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स है तो उनको एक क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर दिया गया सो दैट ईजी हो समझने में, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स टाइप में डिवाइड कर दिया गया। 6 क्लासेस हैं, ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाई ए 4 digit नंबर, ठीक है। तो 6 क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीडो रिडोक्टेज है, डिहाइड्रोजनेज है पहला वाला, इसका सीरीज़ याद रख ले OTH-LIL, तो ऑथलिल करके आप इसको याद कर सकते हैं। ऑक्सीडो रिडोक्टेज डिहाइड्रोजनेज, T से है ट्रांसफरेज, H से है हाइड्रोलेजिस,
एल से है लाइएजेस और आई से है आइसोमरेज, उसके बाद आ जाएगा लाइगेज। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लाइएज पहले आएगा, लाइएज, और ये है लाइगेज। इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला देते हैं, ऑक्सीडोरेडाटेजेस या डिहाइड्रोजनेजेस, एंजाइम्स विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो कैटेलाइज करता है दो सबस्ट्रेट्स के बीच में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एस रेड्यूस प्लस एक्स ऑक्सीडाइज्ड, तो उसके बाद यहाँ पे सब चेंज हो गया है, एस ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं, उसकी वजह से एंजाइम्स या ऐसे एंजाइम्स को ऑक्सीडोरिडोटेजेस या डिहाइड्रोजनेजेस बोलेंगे, ऐसे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो, ठीक है। ट्रांसफरेजेस में क्या है, एंजाइम कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स एस एंड एस डैश। एस एंड एस डैश दो टाइप के सबस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ यहाँ पे जैसे ग्रुप लगा हुआ है कोई, ठीक है, बस हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस को एस डैश के साथ बॉन्ड कर लिया, ये वाला जी इधर पहुँच गया, ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे तो एस के साथ था, यहाँ पे एस डैश के साथ हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में ट्रांसफ़र अगर हो रहा कोई ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, तो ऐसे अगर रिएक्शन को कोई भी एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है तो उन एंजाइम्स के ग्रुप को बोलेंगे ट्रांसफरेजेस। हाइड्रोलेजेस में क्या हो रहा है, एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सी कार्बन 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 हैलाइड और पीएन बॉन्ड्स, इस तरह के बॉन्ड्स को जो भी एंजाइम कैटेलाइज करेगा उनको हाइड्रोलेजेस बोलेंगे, ठीक है। और लाइएजेस क्या होते हैं, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। लाइएज का क्या काम होता है, रिमूवल कर रहे हैं, ग्रुप का रिमूवल कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी भी और तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सी बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स और वाई लगा है, ग्रुप्स लगे हैं, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लस सी डबल बॉन्ड हो गया, लीविंग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और एक्स और वाई जुड़ गए आपस में। तो ऐसे लाइएज जो है ज्वाइन करने का, लाइएजेस क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स, ये वाले जो सबस्ट्रेट्स हैं इनसे जो है रिमूव कर दिया, ठीक है। लाइगेजेस होते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम, लिंकिंग एंजाइम, एल आई से हमेशा याद रखेंगे, लिंकिंग। और लाइगेज का क्या काम है, रिमूव करते हैं कोई भी ग्रुप का सबस्ट्रेट्स, रिमूवल। आइसोमरेजेस में क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। आइसोमर का क्या काम होता है, जो भी कैटेलाइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर, चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं आइसोमरेजेस, ठीक है। लाइगेज का क्या काम होता है, लिंकिंग होता है, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, एग्जांपल एंजाइम्स विच कैटेलाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन पीओ एक्सेट्रा बॉन्ड्स, जो भी ज्वाइन करेंगे दो कंपाउंड को उनको बोलेंगे लाइगेजेस। सो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडोरिडोटेज, डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोफैक्टर्स। तो बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल चार्ट फॉर्म में पहले बता देती हूँ, फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो देखिए एंजाइम की क्लासिफिकेशन पहले समझते हैं। दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, सिंपल एंजाइम और एक होता है कॉन्जुगेट एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है, सिंपल एंजाइम में खाली प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेट एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम या होलो एंजाइम, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, तो एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इस प्रोटीन पार्ट, इसका क्या रोल होता है, स्पेसिफिसिटी इसका रोल होता है, ठीक है, कि कहाँ पे जैसे किस स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके ये जुड़ेगा, ठीक है। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, कोफैक्टर होता है, इसका रोल क्या होता है, फंक्शन, इसका रोल होता है फंक्शन प्रोवाइड करना। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर। अब ये हो गया कॉन्जुगेट एंजाइम के दो पार्ट्स है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। प्रोटीन हो गया एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन हो गया कोफैक्टर। और यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। सो इस चार्ट से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा कि बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे इसको ज़रूर से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से क्वेश्चन आएगा। कोफैक्टर में क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक पहले करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप।
कोएंजाइम कोफैक्टर का पार्ट होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोएंजाइम कोफैक्टर सब कंफ्यूजन रहता है, सो बहुत ध्यान से समझिए। कोफैक्टर का है ऑर्गेनिक में के अंदर आता है कोएंजाइम, ठीक है। अब कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक के पार्ट्स हैं और इनऑर्गेनिक में आता है मेटल आयंस, और ये है कोफैक्टर के दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो कोएंजाइम का क्या काम होता है? लूजली बाउंड होता है, ठीक है। ये होता है लूजली बाउंड, लूजली अटैच होता है, और इसका एग्जाम्पल है NAD और NADP, और इसमें कंटेन्स विटामिन नाइसिन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोएंजाइम इज लूजली बाउंड। कैसे याद रखेंगे लूजली बाउंड? मैंने याद रखा है LC, ठीक है। LC से याद कर लिया, लूजली बाउंड कोएंजाइम। NAD NADP कंटेन्स विटामिन नाइसिन, ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्रुप का क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है। इसका एग्जाम्पल होता है हीम, जो है प्रोस्टेटिक ग्रुप है किस एंजाइम का? कैटालेज से। कैटालेज के एंजाइम में हीम ग्रुप एक प्रोस्टेटिक ग्रुप का काम करता है, ठीक है। अब मेटल आयंस देखते हैं, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। जिंक मेटल आयन है किस वाले एंजाइम में? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन दोनों में जिंक होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कैसे याद रखेंगे? जिंक में एन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में एन है, कभी भूलेंगे नहीं। एन जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और क्लोराइड आयन किस में होता है? सैलिवरी अमाइलेज में होता है क्लोराइड, L क्लोराइड आयन में L, ठीक है। मैग्नीशियम किस में होता है? ATPase। सो ये एग्जाम्पल NCERT में तो इसका दिया हुआ है जिंक का, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। मैग्नीशियम होता है ATPase में और क्लोराइड होता है सैलिवरी अमाइलेज में, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स. However, there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. क्या बोलते हैं कि वैसे तो होता है प्रोटीन होता है एंजाइम में, लेकिन कभी कभी नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ये लोग पहले कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट है ना कोफैक्टर, तो उसको जो है एंजाइम में ऐड हो जाता है सो दैट उसको कैटालिटिकली एक्टिव हो जाए। इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड एज द एपो एंजाइम। मैंने आपको बताया एपो एंजाइम, प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का वो एपो एंजाइम होता है। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स मे बी आइडेंटिफाइड, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। तो 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं, कोएंजाइम्स, प्रोस्टेटिक ग्रुप, मेटल आयंस, ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एपो एंजाइम से प्रोस्टेटिक ग्रुप की पहले बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से, ठीक है। फिर क्या हो गया उसके बाद? फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन. हीम इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. हीम किसका पार्ट है? कैटालेज का या पेरोक्सीडेज का, ठीक है। हीम इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज का एग्जाम्पल दे रहा है, पेरोक्सीडेज भी है इसका एग्जाम्पल हीम का, ठीक है। कैटालेज के साथ पेरोक्सीडेज भी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड पेरोक्सीडेज, ठीक है। ये NCERT में दिया है तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज में इन दोनों का क्या काम होता है एंजाइम्स का? कैटालाइज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हीम इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है और पार्ट होता है एक्टिव साइट का, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोएंजाइम्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट एपो एंजाइम के साथ ये लूजली बाउंड होते हैं। एपो एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं लूजली, ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी टाइप का बॉन्ड होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के टाइम पे इनका काम होता है। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है। कभी कभी कोएंजाइम कोफैक्टर कभी की तरह रोल प्ले करते हैं, कोएंजाइम कोफैक्टर, ठीक है, in a number of different enzyme catalyzations. The essential chemical components of many coenzymes are with vitamins. Example is coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide. NAD का फुल फॉर्म है nicotinamide adenine dinucleotide एंड NADP में फॉस्फेट लग जाएगा, ठीक है। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड कंटेन द एंजाइम नाइसिन, इसका एग्जाम्पल है कोएंजाइम का, ठीक है। कोफैक्टर का पार्ट है ये सब। उसके बाद क्या हो रहा है? नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। तो बहुत सारे एंजाइम्स को मेटल आयंस की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी के लिए, और ये क्या करते हैं मेटल आयंस?
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर देते हैं साइड चेन्स में एक्टिव साइट में, एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं सबस्ट्रेट के साथ भी और साइड चेन्स के साथ भी एक्टिव साइट पे। उसका एग्जांपल है जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटीयोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का एग्जांपल है जिंक इज द मेटल आयन। ठीक है, तो ये कोफैक्टर क्या का काम कर रहे हैं, कोफैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। अगर हमने कोफैक्टर को हटा दिया एंजाइम से तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट चैप्टर, इसका लास्ट पार्ट हो गया बायोमोलिक्यूल्स का। होप दिस मच इज़ क्लियर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। If you like the video, kindly comment. Please share your suggestions. All suggestions are welcome. And please comment below whether you have understood or not. So next we will start this chapter very soon. Chapter 10. ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो I think only two sessions will be enough. Let's see. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली कमेंट। आपको पसंद आया नहीं आया, जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ लिखिए, सो दैट मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। मेरा मेन मोटिव है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।